हेलो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी अगली क्लास लेकर आ गए हैं जो कि आज क्लास नंबर 8 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। जहाँ तक कि हम लोगों ने अभी तक अगर ध्यान से देखें तो हमने कुछ बेसिक्स टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। एंड उन बेसिक टॉपिक्स में ही अगर हम बात करें तो आज हम अपनी क्लास नंबर 8 पर आ गए हैं। अगर हम क्लास नंबर 8 के लिए बात करें तो इसमें आज हम क्या करने वाले हैं। आज क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने किया वो पूरा का पूरा आपका पार्ट 1, 2, 3, 4, 4A। दैट मीन्स अगर हम आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 1 से लेके हम 51A तक कर चुके हैं। अब तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट 52 से 151 तक के आर्टिकल लेने थे, लेकिन सर बीच में ये आप क्या आज लेकर आए हैं ये बताएं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एनडीए में इससे रिलेटेड, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आएगा मुझे नहीं लगता, बट अलग अलग जगह इसका क्वेश्चन आता है। तो मेरी कोशिश आज ये रही है कि उस क्वेश्चन को बजाय अलग अलग हम चेक करें, उसको एक जगह कंबाइंड करा है कि किस किस चीज में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, जिनको सबसे पहले बात करें तो कहा जाता है मेजॉरिटीज। मेजॉरिटीज का मतलब कोई भी बिल जो हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, अगर कोई भी बिल है तो वो सबसे पहले किसी ना किसी मेजॉरिटी से आइदर बाय लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनसे वो पास होगा। देन उसके बाद वो प्रेसिडेंट पर जाएगा, वहाँ फाइनल असाइन होगा एंड असाइन होने के बाद वो ये बिल था एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिक प्रोसीजर होता है जिसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा रोल प्ले करती हैं वो मेजॉरिटीज करती हैं। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है एनडीए में डिफरेंट चीजों को यूज करते हुए कि बताइए वहां किस तरह की मेजॉरिटी यूज होती है, बताइए वहां कौन सी मेजॉरिटी होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटीज, कितनी तरह की मेजॉरिटीज होती हैं। तो इनको लेकर आज हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर में जाएंगे। यूजुअली इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यादातर बच्चों को पता होता है, लेकिन आज जिस मॉड्यूल पर ले जाकर मैं आपको इसके लिए बात करूंगा वो मॉड्यूल केवल और केवल एनडीए को फोकस करता है। गॉट इट माय पॉइंट? तो चलिए, एज पर जैसा कि मैंने बताया था कि आज हमारी क्लास नंबर कौन सा है, 8th। मैं मयंक पाराशर द ट्यूटर्स एकेडमी से आपको इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं और हम लोग अपनी साथ मिलकर एक अगली क्लास का स्टार्ट करते हैं, अगली क्लास को आगे लेकर जाते हैं ताकि समय रहते हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों को पढ़ पाएं और हमारे यहाँ एनडीए में आने वाले क्वेश्चंस को हम प्यार से समझ पाएं। इसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आप द ट्यूटर्स नहीं वहां मिलेगा, वहां मिलेगा मयंक पाराशर या मैम का नाम मिलेगा चित्रा जीना। तो अनअकैडमी पर आप हमें इस नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन हम लोग शुरू करते हैं। दैट इज हमारी फर्स्ट स्लाइड थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिखना शुरू हो जाए। सबसे पहला बात जो यहां पर आती है कि मेजॉरिटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट कहीं पर भी कोई मेजॉरिटी का प्रोसेस नहीं लिखा गया है। अलग अलग केसेस में जैसे जैसे वो यूज हुई है उसकी इंटरप्रिटेशन पर हम उसका एक कलेक्शन बनाते हैं जिनको हम आज नाम मेजॉरिटीज देते हैं। वो यहां पर मैंने लिखा है, कोई भी सेट ऑफ डिफाइन क्लासिफिकेशन नहीं है। हमारे पास मेजॉरिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक पर्टिकुलर सेट नहीं है कि इसी सेट के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में ही सारी मेजॉरिटीज लिखी गई हैं। नहीं, अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग पोस्ट के रेफरेंस में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डीलिंग में डिफरेंट तरह की मेजॉरिटीज का यूज हुआ है। बट केयरफुल रीडिंग इन अ डिफरेंट आर्टिकल्स, जो हमने अलग अलग तरह के आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े, उनसे जो हमें आइडियाज मिले उससे पता चलता है हमारे यहां मेजॉरिटी जो है वो 4 तरीके की होती हैं।
जब हम इन चारों तरह की मेजॉरिटीज के लिए बात करते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये चारों मेजॉरिटी क्या हैं और कहां यूज होती हैं। तो आप लोगों को पहले ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये चार तरह की जो आपके सामने मेजॉरिटीज लिखी हैं, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी भी लिखी है, जिसमें बात करें एब्सोल्यूट भी लिखी है, इफेक्टिव भी लिखी है और स्पेशल भी लिखी है, ये रेगुलर टाइम में डिफरेंट पॉइंट्स पर यूज होती हैं। जैसे सिंपल मेजॉरिटी को बहुत सारे लोग लिखते हैं 50% मेजॉरिटी, लेकिन 50% ऑफ व्हाट? अगर हम उसे अपने फ्लोर पर लगाएं, लोकसभा या राज्यसभा में लगाएं या स्टेट लेजिस्लेचर्स में लगाएं तो कैसे लगेगी, वो पता करना। सेकंड, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को कहते हैं अगेन 50%। तो सर सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर दोनों ही 50% है तो डिफरेंस क्या है दोनों में? इफेक्टिव मेजॉरिटी को कहा जाता है दैट इज जो वहां बंदे हैं उनके रेस्पेक्ट में बात करें। स्पेशल मेजॉरिटी को 2/3% वोटिंग कहा जाता है। तो बेसिक मैं बार बार बात करता हूं कि डिफरेंट आर्टिकल्स से चार तरह की मेजॉरिटी मिली है जिनको हमें पढ़ना है। इनको आसानी से समझने के लिए इनके क्लासिफिकेशन किए गए हैं मेजॉरिटीज में, जो कि चार सब डिवीजन या चार टाइप्स में बनेंगे। तो पहली बारी में आपको याद क्या रखना है, चार मेजॉरिटी कौन कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसके बाद आपका आ जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी, देन आ जाएगा आपका स्पेशल मेजॉरिटी। आगे के लिए बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने 1 बाय 1 करके मेजॉरिटीज आएंगी। जैसे मैंने अभी बात करी थी कि हमें सिंपल के लिए बात करनी है। 90% बच्चा कहता है सर 50% प्लस मेजॉरिटी अगर है तो वो सिंपल है। मैं आपको अभी ये बात कह सकता हूं कि ये बात गलत है, क्योंकि 50% ऑफ व्हाट, जब तक आपको उसका पार्ट नहीं पता होगा तब तक वो गलत है। इसीलिए इसको कहा जाता है मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहां पर टोटल स्ट्रेंथ के लिए बात नहीं की गई है, यहां पर पूरी बात जो की गई है वो डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग की गई है। क्वेश्चन आता है कि सर इस मेजॉरिटी का यूज क्या है। मैं आपको शॉर्ट बता सकता हूं, मैक्सिमम बिल्स जो मेजॉरिटी के हैं वो सारे इसी से पास होते हैं, कोई दूसरा तरीका उनमें नहीं लगता है। इसीलिए इसे फंक्शनल मेजॉरिटी या वर्किंग मेजॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। एनडीए में क्वेश्चन दो बार आया है, एक बार शायद 2016 में आया था और एक बार 2018 में, कि फंक्शनल मेजॉरिटी क्या है। तो आपको उसमें सिंपल आंसर था, सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी कहा गया था। और अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि वर्किंग मेजॉरिटी क्या है तो भी सिंपल इसका आंसर यही आएगा। अगर आप लोग इसमें ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्लियरिटी भी मिल रही होगी क्या, कि अभी तक हमने बात करी है प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए, किस रेस्पेक्ट में प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो यहां पर है सिंपल मेजॉरिटी इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, पहली बात। इसके बाद उनके बिजनेसेस, मतलब जो भी वहां डीलिंग्स हो रही है नॉर्मली, द कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉ do not specify the type of majority needed। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बाय लॉ नहीं पता चलता कौन सी स्पेसिफिक मेजॉरिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। आगे लिखा हुआ है सिंपल मेजॉरिटी इज कंसीडर्ड फॉर वोटिंग। अब इसको यह समझने की जरूरत है कि जब हम इसके टेक्निकल में आगे बढ़े कि सर 50% प्लस ही तो हुआ, सिंपल सा मतलब आप क्यों कह रहे हो ये गलत है, आपने एक वर्ड ये क्यों जोड़ दिया। भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, एनसीईआरटीज को पढ़ लीजिए, डिफरेंट पोडियम्स, डिफरेंट बुक्स को पढ़ लीजिए, वहां ये मेंशन है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रेजेंट एंड वोटिंग यूज कहां हो रहा है। तो मैंने आज का पूरा लेक्चर उसी तरह से प्रोजेक्ट किया है जिस तरह से आप लोगों को प्रॉब्लम आएंगी और मैं उनको 1 बाय 1 रिजॉल्व करता चला जाऊंगा। जैसे अगर इसे हमें समझना है तो हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कोई ना कोई सिचुएशन।
अब मैंने कहा सिचुएशन पकड़ लो कि हम आज लोकसभा में हैं और एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है 545, उसमें से 40 आदमी आज आए नहीं और 105 आदमी ने कहा कि हम इस बिल पर या इस डिस्कशन पर कोई वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। किसी भी हालात में हम आज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आज इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे, वॉकआउट कर गए वो लोग। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो अब मेरे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या बचा? मेरे पास बचा ओनली 400 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिंपल मेजॉरिटी में जो हम बोलते हैं ना 50% प्लस, ये 50% प्लस 545 का होना चाहिए, या जो हमारी अब इफेक्टिव मेजॉरिटी आई है 400 जो आज प्रेजेंट है और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनका 50% होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही समझाता है कि 400 का 50% प्लस 1, 50% प्लस, दैट मीन्स 201 वोट जिसको भी मिल जाएंगी वो बिल पास हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब यहां ये था कि जो उस दिन एब्सेंट थे उनको माइनस कर दो, जो उस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे उनको बाहर कर दो। इसका मतलब जिन लोगों ने वहां रहकर उस वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है उनका 50% प्लस आइदर फेवर में या अगेंस्ट में उस बिल को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिल पास हो जाएगा या वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर करके मैंने एग्जांपल लेके इसको क्लियर किया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी रत्ती भर इसमें शक ना रह जाए कि एग्जैक्टली इसमें प्रॉब्लम कहां है। आगे आता है ऑर्डिनरी बिल के लिए। नीडेड टू पास अ सिंपल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेज। अब बोथ हाउसेज का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। किसके? पार्लियामेंट के। बिफोर इट सेंड, कहां भेजने से पहले? प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट पर साइन करने से पहले एटलीस्ट इस बिल को इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, क्योंकि हमने यहां एग्जाम्पल किसका लिया था? केवल लोकसभा का, तो ऐसे ही राज्यसभा का भी लेना पड़ेगा। अगर हम राज्यसभा का भी यहां इसी तरह से एग्जाम्पल बनाएं तो एग्जाम्पल क्या होगा कि राज्यसभा के अंदर हमारे पास 245 सीट्स, हमने सपोज बात करी कि 40 बंदे हो गए एब्सेंट और 5 बंदों ने कहा नॉट वोट, हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो वोटिंग जो हुई वो 200 बंदों के बीच हुई, तो जिसको भी 101 वोट मिल जाएंगी आइदर फेवर में या अगेंस्ट में, तो राज्यसभा से भी वो बिल वैसे ही पास हो जाएगा। तो सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैंने हर एक जगह पर जब भी मेजॉरिटीज को मैं अपनी क्लासेस में भी समझाता हूं तो कोशिश मेरी रहती है कि हम एग्जाम्पल से जाएं, हमें ये पता तो चले एग्जैक्टली किस एग्जाम्पल से हम उसको क्लियर कर पा रहे हैं। नहीं तो पढ़ना क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 50% प्लस मिल जाएगी, कहानी खत्म। तो अगर वहां पूछा जाए लोकसभा में 50% मेजॉरिटी क्या है, तो आंख बंद करो 545 का 50% लगाओ, कहानी खत्म। जबकि एक्चुअल क्या होगा? 50% क्या होगी मेजॉरिटी? जो वहां प्रेजेंट एंड वोट कर रही है। गॉट इट माय पॉइंट? इस बात का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ एक समझ में आता है हम लोगों को कि सिंपल मेजॉरिटी अकेली 50% प्लस नहीं है। इस 50% के साथ साथ हमें देखना पड़ेगा उस दिन कितने लोग वहां एब्सेंट हैं, जो कि मैंने यहां दिखाया गया होगा। दैट इज कितने लोग एब्सेंट हैं और कितने लोगों ने वहां पार्टिसिपेशन नहीं किया है। जिन लोगों ने केवल पार्टिसिपेशन किया है वही लोगों की वोट काउंट होगी और उसी काउंट पर फाइनली वो बिल का मेजॉरिटी आएगी। बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा एंड फाइनली वो बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। अगर हम यहां के बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन होता है सर ये यूज कहां कहां होगी, जो बच्चे का बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है जब मैं क्लासेस में पढ़ाता हूं कि सर ये बता दो अब ये यूज कहां होगी। ये तो क्लियर हो गया कि ये है। आइएगा, अगर हम लोग बात करें कि ये सिंपल मेजॉरिटी यूज कहां हो रही है तो इसका पहला आता है कोई भी बिल जो ऑर्डिनरी हो, मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो।
उस बिल में आप सिंपल मेजॉरिटी लगाएंगे। दैट मीन्स वो बिल फ्लोर पर आएगा, फ्लोर पर आने के बाद जितने लोग उस दिन प्रेजेंट होंगे उसका 50% प्लस वोट अगर उस बिल को मिल जाएगा प्रेजेंटेड वोटिंग में, तो वो बिल पास हो जाएगा, चाहे वो बिल ऑर्डिनरी हो, मनी हो या फाइनेंशियल हो। दूसरी बात के लिए बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात में तुरंत हमारे सामने जो चीज आती है वो ये, टू पास नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अब क्वेश्चन आता है सर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, या इसके बाद ही लिखा हुआ है योर मूवमेंट क्या है सर, क्योर मोशन क्या है, कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। वैसे तो ये लोकसभा राज्यसभा में जब हम बात करेंगे गवर्नमेंट को लेकर ये तब आएंगी चीजें, बट फिर भी मैं बता देता हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर किसी सरकार के पास अपना बहुमत ना रह जाए, दैट इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के पास बहुमत हो कि वो अपनी सरकार चला रहे, बाकी बाद में देखते हैं, डिटेल में बात करेंगे। आगे के लिए बात करते हैं, रिमूव करना है हमें किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज द सिंपल मेजॉरिटी। आर्टिकल 67B में स्पेशली लिखा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। जबकि यहीं पर एक चीज अगर याद रखें कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इसका बिल कहां से जनरेट होगा, तो इसका अगर मैं ऐसे इसको दूसरे पेन से किसी से लिख दें, रेड पेन से लिख देते हैं कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये बिल जो आएगा ये बिल राज्यसभा से ओरिजिनेट होगा। गॉट इट माय पॉइंट। आगे के लिए और बढ़ जाते हैं फिर अपनी चीजों पर। अगली कहानी आती है, डिक्लेयर करी जाए कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 में है, प्रेसिडेंट हमेशा डिक्लेयर करेंगे ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये जैसे ही हम प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट की पावर्स, प्रेसिडेंट के जो वर्किंग है उसके बारे में बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कवर हो जाएगा। अगली बात आती है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम आर्टिकल 357 या प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल के नाम से जानते हैं। अगेन इसके लिए भी वही है कि ये भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होगा, बशर्ते कि प्रेसिडेंट इसको लगाएं। और प्रेसिडेंट कब लगाएंगे, जब रिटन में रिकमेंडेशन आ जाए। बाकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है इलेक्शन, किस पर्टिकुलर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। राज्यसभा की बात यहां नहीं की गई है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। दैट मीन्स जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगे, तो वहां पर हमने इसको छोड़ा है। तो अभी अगर हम लोग और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाएं तो आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368। आज हमें यह पढ़ना है अपने इसी में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो संविधान संशोधन बिल आते हैं वो कैसे पास हो सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं। उन 3 तरीकों में से जो पहला तरीका है वो यही कहता है नीड टू रेक्टिफाइड बाय द which needs to rectify the states required only the simple majority at the state legislature. That means पहले तरीके में कोई भी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा में पास करेगी तो उसको कुछ नहीं करना, सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे। लेकिन सेकंड में जब हमें स्टेट्स के पास भी जाना होता है, जो टिपिकल प्रोसेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पास किस मेजोरिटी से करेगी, वहां हमारा कोई अभी बात नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो उसको पास करेंगी वो किससे करेंगी, सिंपल मेजॉरिटी से करेंगी, जो यहां मेंशन है। तो आप लोगों के लिए मैं इसे एक बार नीचे के लिए कर देता हूं और नीचे करके इसको फुल स्क्रीन 2 मिनट के लिए साफ भी कर देता हूं दोबारा से, ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। क्योंकि रेगुलर बेसिस पर ऐसा क्वेश्चंस यूजुअली बन जाता है और बच्चे के दिमाग में नहीं आता उस समय कि सिंपल मेजॉरिटी का मेजर यूज हम कहां कहां कर रहे थे। तो हम कहां कहां करेंगे वो हमने यहां एक ब्रीफ स्ट्रक्चर में लिखा है। क्या केवल सर यही तरीके हैं? तो आंसर आएगा फिर से नो, केवल यही नहीं है, ये उनमें से कुछ तरीके हैं जहां पर ये मेजरली यूज होता है। आगे के लिए बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। जैसे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो हमारे सामने अगली मेजॉरिटी आती है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रेफर्स करती है मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। जितने टोटल बंदे हैं, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल सी बात कर रहे थे, जो उस दिन प्रेजेंट हो भाई और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करें उनको सिंपली वोट करो, 50% प्लस में पास कर दो, तो ये हो गई सिंपल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट आपसे इसमें उल्टा कह रहा है, यहां पर बात हो रही है बार बार टोटल मेंबरशिप की, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल लेके भी समझाया है। इसीलिए टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा के लिए बात करते हैं तो वो 445 है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर हम लोकसभा में ही बात करें, क्योंकि लोकसभा के मेंबर हैं 545, एक उसमें और कर देंगे तो 273। ध्यान से देख लीजिए, इसी से गवर्नमेंट अपना बहुमत सिद्ध करती है। किस सरकार, किस बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी वो पता तभी चलता है जब उसके पास ऑल इंडिया बेसिस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा 272 एंड अबाउ आ जाएं, 272 या उससे ज्यादा आ जाएं, तो इस जादुई आंकड़े के बाद गवर्नमेंट बन जाती है, लोकसभा का है। अब क्वेश्चन आता है, वेयर द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज्ड, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए बात करें तो जनरली यूज नहीं हो रही है, मैंने यहां लिखा भी है, नॉर्मल बिजनेस इन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बात करें तो इज नॉट यूज्ड जनरली, ये नॉर्मल यूज नहीं होती है। ये कब यूज होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट दिस मेजॉरिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन, फॉर्मेशन इन द गवर्नमेंट, सेंटर लेवल पर या स्टेट लेवल पर, जो कि बात मैंने यहां बताई है कि जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे यहां वोटिंग हुई है, आइदर वो लोकसभा के लिए हुआ हो या स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वहां पर टोटल का 50% देखा जाता है और उसी को फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जादुई आंकड़ा कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज दिस। आगे के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे सामने हमारी अगली मेजॉरिटी आती है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब क्वेश्चन आता है इफेक्टिव से मतलब क्या है? इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपल सी बात समझाती है, मींस मोर देन 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ से मतलब है कि वहां पर देखिए, इसका मैंने कहीं एग्जाम्पल लिया होगा, देखो एग्जाम्पल से ही समझो। राज्यसभा का यहां एग्जाम्पल ले लिया, 245 हमारे पास टोटल सीट्स हैं, यहां माना गया 45 वैकेंसी हैं हमारे पास, एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो हमारे पास हाउस की रह गई वो कितनी है? 200। तो अब हमें इन 200 का 50% प्लस चाहिए, दैट मींस 101। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी में क्या फर्क आया? सिर्फ एक, क्या कि जो टोटल हैं उनमें से उनको हटा दीजिए जो वैकेंट हैं, ये दोनों जगह सेम है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी में उन्हें भी हटा दीजिए जिन्होंने वोट नहीं करी है, जबकि यहां पर ऐसा कोई लेना देना नहीं है। द स्लाइटली सा डिफरेंस है बेटा बिटवीन द लाइन, उसी को पकड़ना है। अब ऊपर पढ़ लेते हैं। This implies that out of the total strength detected the vacant seats when the Indian Constitution mentioned all the then members, important है, that refers effective majority, that means vacant को हटा दो, बाकी जो बचा वो सब effective majority का पार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत स्लाइटली सी बात है और बहुत बार पूछी गई है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अब चेक कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने सिंपल मेजॉरिटी पढ़ ली है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पढ़ी है और इफेक्टिव मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में टोटल मैंने कहा 100 सीट्स थी, माइनस कर दो जो वहां एब्सेंट हैं या नॉट अवेलेबल हैं, दैट मीन्स 20 लोग नॉट अवेलेबल थे, और माइनस कर दो कौन? जिन्होंने डिड नॉट वोट, और फिर इस पूरे का 50% प्लस निकाल लो तो वो हमारी सिंपल मेजॉरिटी थी। अब मैं इसी में अगर आगे के लिए बढ़ रहा हूं तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर हमने 100 ही बंदे थे तो हमें
इन 100 बंदों की स्ट्रेंथ पर 50% प्लस की बात करनी थी। तीसरी मेजॉरिटी के लिए बात कर लो तो तीसरी मेजॉरिटी आपके सामने जो आती है वो कहती है कि आपके पास 100 बंदे थे माइनस जो एब्सेंट या नॉट सीट वैकेंट है उन्हें माइनस कर दो, तो जो बचे उनका 50% प्लस। तो तीनों मेजॉरिटी मैंने शॉर्ट में आपके सामने लिखी हैं, इनको बहुत मामूली से डिफरेंसेस से पकड़ना होता है। ज्यादातर बुक्स इन तीनों को सिर्फ एक ही नाम से लिख देती हैं, सिंपल मेजॉरिटी। बहुत सारी बुक्स में मैंने यही देखा है कि इन्हें सिंपल मेजॉरिटी यूज करते हैं, लेकिन जब जगह जगह क्वेश्चन डिटेल में आता है तो बच्चा फंस जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे के लिए बात करते हैं, तो अब आनी शुरू होंगी हमारी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि ये यूज कहां होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी यूज कहां हो रही है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी सबसे पहले रिमूवल में यूज होती है किसके, वाइस प्रेसिडेंट के, जो कि राज्यसभा से ओरिजिनेट होगा। आर्टिकल 67B में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट याद करिए। अभी बात थोड़ी देर पहले वाइस प्रेसिडेंट की लोकसभा में भी हुई थी, वहां इफेक्टिव नहीं थी। वहां पर अगर बात करें, मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले आ रहा हूं, दैट इज एब्सोल्यूट से पीछे आइए, यहां लिखा था दैट इज, ये लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट के हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है इज इन लोकसभा, आर्टिकल 67B से। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है क्या कि 67B से ही वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए राज्यसभा में जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी। फर्क समझ आया? ध्यान से पढ़िएगा, एनडीए का यही क्वेश्चन होता है, बिटवीन द लाइन उठेगा बिल्कुल। आगे लिखा है रिमूवल ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। हम जब भी बात करेंगे डिप्टी स्पीकर्स के लिए तो उनके लिए भी हम राज्यसभा के लिए ही बात करेंगे, दैट मीन्स इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही बात करेंगे। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके 20 से 25 मिनट लिए उस टॉपिक को समझाने में जो मेजॉरिटी नॉर्मली कहा जाए 50% है जी, लेकिन जब हम उसे कंसेप्ट्स में देखते हैं, अपने क्वेश्चंस में देखते हैं, जो कि मैं आपके साथ अपने प्लस कोर्सेज में डिस्कस करूंगा, यहां पर भी डिस्कस करूंगा, जब वो क्वेश्चन सामने आता है तो बच्चे की हवा खराब हो जाती है कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो सारी मेजॉरिटी सेम लग रही है, अब किसे आंसर लगाऊं। तो वहां आ जाता है चलो यार एक काम करते हैं, अक्कड़ वक्कड़ खेल लेते हैं। क्यों खेल लेते हैं? क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार इसको करते हुए, अब हो ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो कुछ तो लगा देना। तो वहीं गड़बड़ है। अगर आप बिटवीन द लाइन बिल्कुल पढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कहां क्या चीज यूज हो रही है। अगली मेजॉरिटी के लिए बात करते हैं, तो हमारे सामने जो अगली मेजॉरिटी आएगी दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। क्वेश्चन आता है स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, तो इसको कुछ लोग 2/3 लिखते हैं, कुछ लोग 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखते हैं। कभी पल्ले नहीं पड़ता 2/3 क्या है और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या है। मेरी क्लास में भी बच्चे मेरे से बहुत पूछते हैं, तो तब मैं उनको यही डिफाइन करता हूं जो आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर हमें 2/3 का समझना है कि 2/3 मेजॉरिटी क्या है, तो हमें ये 4 बातों को डिफरेंटली पढ़ना पड़ेगा। एज पर आर्टिकल 249 बिल्कुल अलग है इसका मीनिंग, 268 में बिल्कुल अलग है। आर्टिकल 268 में 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के साथ आ जाता है रेक्टिफिकेशन, वो बिल्कुल अलग है। और एज पर आर्टिकल 61 इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिल्कुल अलग तरीके से जाता है। तो अगर हम इन सबको देखें तो ये डिफरेंट क्लोजेज आ जाते हैं, डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। तो पढ़ देता हूं, all type of majority other than absolute, effective or simple is known as special majority. A special majority are 4 type in a 4 different clauses. ये 4 तरह से बन सकती है और 4 डिफरेंट इसकी क्लोजेज होती हैं, जो चारों की चारों मैंने आपके सामने लिखी हैं। एक एक करके शुरू करते हैं इसका डिस्कशन पार्ट, ताकि ये भी क्लियर हो कि किस क्लोज में क्या आ रहा है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी 249। अब जब हम स्पेशल मेजॉरिटी में जाते हैं तो हमारे पास होता क्या है, हमें यह पकड़ना है। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 249
रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर कर रही है? मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद करो अभी मैंने यहां लिखा था कि कुछ जगह इसे 2/3 लिखते हैं और कुछ जगह 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लिखते हैं। तो सर कहां वोटिंग है और कहां 2/3 है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिफरेंट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल से क्लियर होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या कोट होता है? अगर हम राज्यसभा की स्ट्रेंथ को ले लें कि राज्यसभा के अंदर हमारे पास 245 मेंबर्स हैं एंड उसमें से ओनली 150 मेंबर्स, 150 मेंबर्स, 150 मेंबर्स आपके पास वहां अवेलेबल हैं, आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन द स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्स एज पर आर्टिकल 249 वुड बी 101। 245 थे, जिस दिन गवर्नमेंट ने, जिस दिन रूलिंग पार्टी ने इस पर वोटिंग कराई उस दिन प्रेजेंट ही मेंबर 150 थे। तो ऐसा थोड़ी ना कि उस रूल को या उस बिल को रोक दिया जाएगा, नहीं रोका जाएगा, उस बिल को पास करना होगा। हमें पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वोटिंग करानी पड़ेगी। तो भाई या तो ये तरीका है सबको बुला लो, उसमें तो टाइम लगेगा, पता नहीं पूरे इंडिया से कैसे एकदम से अरेंज होंगे सारे एमपीज, नहीं हो पाएंगे। तो जो एमपीज हैं, ओनली 150 एमपीज जो वहां प्रेजेंट थे, उन 150 का हमने सीधा सीधा काम क्या करा? 2/3 कर लिया, जो कि हमें हमारी रिक्वायर्ड मेजॉरिटी दे गया 101 और हमारा केस पास हो गया। क्वेश्चन आता है ये यूज कहां होगी सर? अगर आप इसका यूज और बता दें तो मजा आ जाए। तो पास द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट। दैट मीन्स सेंटर गवर्नमेंट, याद करो अब यहां पर मैंने आपको पहले ये चीजें कुछ कुछ बता रखी हैं, इसलिए अब जल्दी समझ आएंगी। हमने यूनियन लिस्ट के बारे में बात करी थी, हमने स्टेट लिस्ट के बारे में बात करी थी और इसी तरह से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के लिए बात करी थी। 97 सब्जेक्ट थे, 62 सब्जेक्ट थे, 52 सब्जेक्ट थे। वहां मैंने बताया था कि ये सेंटर गवर्नमेंट की स्पेशल पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट की, कि वो इन दोनों लिस्ट में से कभी भी पावर अपने पास ला सकती है। तो पावर आएगी कब? जब वो आर्टिकल 249 के अंडर में राज्यसभा से इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास हो, तो वो स्टेट लिस्ट का मैटर किस पर शिफ्ट हो जाएगा? यूनियन पर। और इसका मैक्सिमम वैलिडिटी 1 ईयर दिया गया है, बट कैन बी एक्सटेंडेड, बढ़ाया जा सकता है अ नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों? क्योंकि 1 साल बाद उसे फिर से पास कर दो सेम प्रोसीजर लगाकर, फिर वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। दैट मीन्स सिंपल है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या होगा कि 2/3 मेजॉरिटी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जो उस दिन वहां हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वोट कराना होगा और फाइनली 2/3 से हमें बिल निकाल कर ले जाना होगा। दैट इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर जो कि मैंने आप लोगों को यहां बताया है। अब बताइए, आपको पहला स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग समझ आया? लेकिन जैसे ही हम अब इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब बच्चा थोड़ा सा गच्चा खाएगा। क्यों गच्चा खाएगा? क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि अब हम मेजॉरिटी की बात करेंगे स्पेशल की आर्टिकल 368। 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सीधा सीधा कानून बदलना है भाई। तो स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड द मेजॉरिटी 2/3 मेंबर present and voting supported by more than 50% of the total strength of the houses। अब इसको इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। This type of majority used for the Constitution Amendment Bill, pass the Constitution Amendment Bill in Rajya Sabha in addition to getting Article 123 member bill in the favor or more than 2/3 members is present and voting। अब ध्यान से पढ़ो इसको दोबारा से। एक बार हमने रीड आउट कर लिया, अब इसे दोबारा से फिर से देखो। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या हमें एक बात याद रखनी है? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो हम सर पहले भी पढ़ाए। चेंज क्या आया है?
चेंज आया है सबसे पहला ये कि सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, जिस भी हाउस में वो बिल उस समय पर है। अब यहां पर इंपॉर्टेंटली देखो, हमने क्या किया, हमने हाउस लिया था राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर मेंबर कितने थे, 245। अगर हम 245 को डिवाइड करें बाय 2 करें 50%, 1 2 3, तो 50% 123 मेंबर। तो कम से कम 123 मेंबर तो इसे सपोर्ट करें, जो कि ये एडिशन में बात आई थी, जो कि एडिशन वाली बात थी। और 2/3% एंड वोटिंग से इसे पास किया जाए, तब ये बिल पास होगा, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 के अंडर आता है। तो पहले वाले और इस वाले में डिफरेंस क्या था, उसमें केवल 2/3% एंड वोटिंग था, लेकिन इसमें इज आल्सो सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, कि एटलीस्ट 50% हो। क्योंकि पिछले बिल में जब हम देख रहे हैं तो 245 में से 150 मेंबर हैं, देन कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स तो नहीं बताया गया है। बट यहां पर ये बात फिक्स कर दी गई है कि एटलीस्ट सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। आगे के लिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं जब इसमें हम लोग, तो हम लोगों के सामने अब इसका और वेंचर खुलने शुरू होंगे। कैसे कि सर ये यूज कहां होगा, या आर्टिकल 368 जिस तरह से आपने बताया कि मिनिमम 50% मेंबर सपोर्ट करें और 2/3% इन वोटिंग से पास हो, ये यूज कहां होगा। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी करना है, ये लगाना पड़ेगा। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का करना है, लगाना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कॉर्पोरेटर ऑडिटर जनरल को हटाना है, करना पड़ेगा। नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, तो आर्टिकल 368 बोथ द हाउसेस करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट फॉर द क्रिएशन एंड अबॉलिशन, याद करो ये मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, सॉरी ये भी आगे आएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल आगे आएगा 169 आर्टिकल में। अगर हमें सेकेंड हाउस स्टेट में लगाना है या हटाना है तो भी हमें इसी पार्ट का यूज करना होगा। 5 बातें ही लिखी हैं, छठी नहीं लिखी, लेकिन ये पांचों वो लिखे हैं जिन पांचों की पांचों पर पहले क्वेश्चन एनडीए में कई बार आ चुका है। सिंपल पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए किस तरह की मेजॉरिटी का यूज होता है, तो आंसर सिंपल है 2/3% एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस। आंसर क्लियर है, समझ आई बात। यहां तक मैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो यहां तक ये मानकर चल रहे हैं कि हर उस छोटी से छोटी चीज को मैंने आपको क्लियर किया है जो एनडीए के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। आगे के लिए बात करते हैं, तो जैसे हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं, हमारे सामने तुरंत आ जाता है हमारा दैट इज मेजॉरिटी स्पेशल में पार्ट। देखते हैं जी अब क्या कह रहा है। स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेक्टिफिकेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इसमें कोई डिसीजन ना ले, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपना पार्टिसिपेशन देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बताना होगा कि हां ये बिल उनकी भी ओपिनियन में रिक्वायर्ड है, इस बिल में उनकी भी ओपिनियन रिक्वायर्ड है, रादर ऐसे बोल सकते हैं। आगे के लिए बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ट्राई टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर। कैसे? स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्स 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये तो वही है। सपोर्टेड बाय मोर देन 50%, ये भी वही है, लेकिन क्या ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो यहां पर जो बात याद रखने की है वो 50% मेंबर नहीं है, 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं। दैट मीन्स इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी हैं? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूं, नीचे मुझे जगह मिल जाएगी। हमारे पास स्टेट्स हैं टोटल 28।
तो हमें उनका 50% प्लस चाहिए। दैट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, 14 + 1 दैट मीन्स आएगा कितना, मिनिमम 15 स्टेट जब तक उसे सपोर्ट नहीं करेंगी किसी भी हालात में वो बिल पास नहीं हो पाएगा। आगे लिखा है फॉर अ गुड एग्जाम्पल, हमने एक बिल ले लिया यहां पर, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC। It requires the support of at least 15 states out of 28 states। 28 स्टेट्स में से एटलीस्ट 15 स्टेट्स जब इसके लिए बोला था तभी ये बिल आएगा। क्लियर हुई मेरी बात? यहां तक किसी को दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जो मेजॉरिटीज हैं वो आप यहां मेरे से पढ़ लीजिए या मेरे प्लस कोर्सेज में पढ़िएगा तो उसमें बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो बेसिक है जिसमें हम कुछ भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर द एग्जाम ऑफ NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो एटलीस्ट आपको यह पता होना जरूरी है कि वो बिटवीन द लाइन मेजॉरिटी के बीच क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही बात कहना होगा कि आप में से जितने भी लोग अभी इसको देख रहे हैं तो वो प्लीज हर उस जगह पर पॉज करके बार बार देख लीजिएगा जहां पर लिखा गया हो कि वो सिंपल मेजॉरिटी या कोई सी भी मेजॉरिटी कैसे कैसे यूज हो रही है, किस तरह से उसका फिनोमिना काम कर रहा है। आगे के लिए बढ़ते हैं। आगे के लिए जब बढ़ते हैं तो हमारे पास हमारा आखिरी केस बचता है, उसको भी पढ़ लेते हैं। Case where the special majority Article 368 plus states rectification is used to pass the Constitution Amendment Bill with effects federalism like the position of High Court judges। भाई कई बार होता है हाई कोर्ट जजेस के ऊपर कोई इंपीचमेंट केसेस महाभियोग आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो भी यही स्पेशल मेजॉरिटी से ही वो चीजें आती हैं, या उनकी पावर को कम करना है ज्यादा करना है, दैट मींस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो हमें इसी के थ्रू जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और थोड़ी क्लियरिटी हमारे पास बढ़नी शुरू होती है। क्या? आर्टिकल 61, मैंने कहा था प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है, सीधी सीधी बात याद रखिए, प्रेसिडेंट को अगर हटाना है उसकी पोस्ट से तो आर्टिकल 61 का यूज होता है। इसे महाभियोग कहा जाता है हिंदी में, महाअभियोग इस तरह से कुछ बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे की बात करते हैं। इसमें तो सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी इन आर्टिकल 61 इज द मेजॉरिटी जिसमें 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस स्ट्रेंथ। अब देखो पलट गई बात, 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस इंपॉर्टेंट। लोकसभा में हम बात कर लेते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज 364, वाइल राज्यसभा में बात करते हैं तो एज पर राज्यसभा इज 164। वहां हमें मतलब नहीं है सीट वैकेंट है, वहां हमें मतलब नहीं है कोई आज आया नहीं है, वहां हमें मतलब नहीं है ये इस फेवर में वोट डालना चाह रहा है या नहीं डालना चाह रहा। टोटल स्ट्रेंथ पकड़ लो और उस टोटल स्ट्रेंथ का सीधा 2/3 निकाल दो, और उस कंडीशन पे जो फिगर आती है, जो लोकसभा में आती है 364 और राज्यसभा में आती है 164, उतनी फेवर में वोट मिली हैं तो वो पास हो जाएगा, नहीं मिली हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। यूज कहां करते हैं? तो इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। तो हमने आज जो मेजॉरिटीज में पढ़ा वो इफेक्टिव, सिंपल और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिनको तीनों को सब लोग 50% कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, पहला वो पढ़ा। दूसरा जो स्पेशल मेजॉरिटीज हैं उसमें हमने 4 कैटेगरी पढ़ी, जिसमें सबसे पहला 2/3 था, फिर 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग विद 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ था, फिर उसी में तीसरी आती है 2/3 of the members at least 50% of the state legislatures, and चौथा हमने पढ़ा 2/3 of the member with total strength, total strength। ये इंपॉर्टेंट है। तो आप समझिए कि कहीं पर लिख दिया जाता है बुक्स में 2/3, कहीं लिख दिया जाता है 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग, तो उसका मतलब क्या है आगे आपको वो समझ में अपने आप अब आता जाएगा।
तो यहां पर अगर हम आकर देखें तो मेजॉरिटी वाला बेसिक काम, बड़ा काम जो है वो कंप्लीट होता है, और हमारा अगला जो इसी में एक एसोसिएटेड फैक्टर है वो हम शुरू कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटी सी चीज है अब समझना, क्योंकि जब ये समझ में आ गया कि कोई भी बिल पास कैसे होगा, वो किस मेजॉरिटी का यूज करेंगे, उस मेजॉरिटी में होने वाले काम क्या होंगे, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा। प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में अगर ब्रॉडली बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरी होती हैं। एक को हम कह सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो भी आप उसमें बोल लेंगे उससे पास हो सकता है। एक में बोलते हैं 2/3% एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एक ये लगती है। और तीसरे में आता है 2/3% एंड वोटिंग, बट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बार बार बोल रहा हूं। आगे के लिए बढ़ते हैं। तो जैसे हमारे सामने पहली मेजॉरिटी आती है, इसमें पहली बात आती है तो हमारे सामने आ जाता है दैट इज सिंपल मेजॉरिटी क्या है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हमने अभी पढ़ा था भाई, टोटल उसमें जो एब्सेंट है उनको हटा दो, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें हटा दो, जो बचा उसका 50% प्लस 1 कर देंगे तो हमारा बात बन जाएगी। वही लिखा है, अ नंबर ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। सबसे ज्यादा चीजें अगर हमारी संसद, लोकसभा एंड राज्यसभा पास करती है तो उसमें ये सिंपल मेजॉरिटी, जिसे हम 50% प्लस के नाम से जानते हैं, यही लगती है। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैंने अभी आपको बताई है। गॉट इट माय पॉइंट? तो 50% प्लस नॉर्मली ध्यान रख सकते हो, बट इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर आपको पकड़कर रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी जो हमारी इसमें आती है वो रहती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी, ये 4 केसेस थे, चारों अभी पढ़ के आए हैं। अब चेक करते हैं इसमें कौन सा लग रहा है। बोथ द हाउसेज मस्ट पास द प्रपोजल इन द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब ध्यान से देखिए, यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं लिखा, इस मेजॉरिटी का मतलब 50% है कि एटलीस्ट 50% बंदे उस बिल को प्रपोज करें। अगला लिखा है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट। दैट मीन सिंपल सी बात है, जो उस दिन प्रेजेंट है उनका 2/3 अगर आ जा रहा है तो उससे बिल पास हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या था, द अमेंडमेंट ऑफ द बिल मस्ट बी रेक्टिफाइड नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें तीसरी क्लोज भी जुड़ गई आर्टिकल 368 वाली, जो अभी पढ़ के आए मेजॉरिटीज में। दैट मीन्स सबसे पहले 50% आइदर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में से किसी के भी एक बंदे इसे इंट्रोड्यूस करे, हाउस उसे 2/3% इन वोटिंग से पास करे, और मिनिमम 50% स्टेट लेजिस्लेचर भी इसे अपने यहां सिंपल मेजॉरिटी से पास करें तो ये बिल प्रोसीजर में आता है एंड देन ये फाइनल पास्ड हो जाता है। आपको लगता है ये इतना आसान होगा कि लोकसभा राज्यसभा भी इससे पास कर दें, 28 में से 15 स्टेट भी इसे फटाफट से दे दें? इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स बहुत जल्दी जल्दी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं कर पाती, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे। आगे के लिए बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ये लास्ट में आ जाएंगे हम, बिल्कुल इसमें आता है दिस मेथड कंसिस्ट फर्स्ट 2 कंडीशन ऑफ द सेकंड मेथड। इन दिस नो नीड टू रेक्टिफाई स्टेट्स। दैट मीन्स हमें 50% से वो बिल इंट्रोड्यूस करना होगा, पहली बात। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो ये कि हमें 2/3% वोटिंग से उसे पास करना होगा, बट जो हमें एटलीस्ट 15 स्टेट से भी पास कराना था उसके पास जाने की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहां आकर आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज का था ये कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम मेजॉरिटीज एज वेल एज अमेंडमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों में कैसे कैसे मेजॉरिटी लगेंगी ये हमने पढ़ा, अमेंडमेंट कैसे होंगे ये हमने पढ़ा, और अब हम लोगों को
जब हम आगे प्रेसिडेंट के लिए बात करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट के लिए बात करेंगे या अदर एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, तो क्लियर कट है कि वहां पर बार बार इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जहां सिंपल मेजॉरिटी है वहां सिंपल मेजॉरिटी लिखेंगे, जहां 2/3 मेजॉरिटी है 2/3 लिखेंगे, जहां 2/3% एंड वोटिंग है वो 2/3% एंड वोटिंग लिखेंगे, जहां 2/3% एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात है वहां पर उसे मेंशन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने आज वो बेसिक स्ट्रक्चर खत्म किया जिसका यूज हमें रेगुलर अपने आने वाली क्लासेस में करना है। तो आप लोगों को मेरे साथ पिछले बिताए 50 मिनट में लगभग कैसा महसूस हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है ये क्लासेस आपकी एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आपको समझ आ रहा है? एंड एनडीए का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, चेक करिए वहां पर जाकर जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है क्या उतने पार्ट से कभी क्वेश्चन एनडीए में आया है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में, पहला। दूसरा, अगर आया है तो जितना सर ने पढ़ाया है क्या उतने से काम चल जाएगा या हमें और पढ़ने की आवश्यकता है, दूसरा। और अगर तीसरा आपको लगता है कि नहीं, अगर 10 क्वेश्चन सामने आए हैं तो उनमें से 7 या 8 क्वेश्चन इतने से हो गए हैं, तो एटलीस्ट एक काम कर लीजिएगा, यू हैव टू टेक योर रजिस्टर, उसको प्रॉपरली फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक रेगुलरली अपने नोट्स को मेंटेन करिए, ताकि वो नोट्स जिस दिन आप एग्जाम में जाएं खटखट आपकी आंखों के सामने से निकल जाएं और एग्जाम में किसी भी पॉइंट पर आपको यह महसूस ना हो कि यह काम मेरा करा हुआ था, यह मेरा पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा था। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। रहती है बात, ये कैसे मिलेगा? तो आप सिंपल सा है, अनअकैडमी वॉरियर्स पर आप आ जाइएगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, चित्रा एम पाराशर, एंड एक मिलेगी आपको, उसी में नाम लिखा होगा मेरा भी, मयंक पाराशर। तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बाकी एजुकेटर्स की भी प्लेलिस्ट होंगी। सभी एजुकेटर अच्छा करा रहे हैं, हम किसी को ये नहीं कहते वो अच्छा करा रहे हैं या नहीं करा रहे, बट जो मेरे स्पेशलाइजेशन है वो एनडीए के लिए है और मैं केवल एनडीए के रेस्पेक्ट में ही आप लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मयंक पाराशर के नाम से मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, चित्रा मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि अगेन हमारी एक अच्छी बड़ी फैमिली द यूट्यूब चैनल पर भी द ट्यूटर्स अकेडमी के नाम से हमें फॉलो करती है। सेकंड, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आपको बेनिफिट दे रही हैं तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं, ताकि अनअकैडमी हम लोगों से कोऑर्डिनेट करके आपके लिए आगे और आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी साइड से जय हिंद, राधे राधे।